अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। ईद के बाद अलायंस के साथ तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस दौरान वफाक और सूबों में हुकूमतें न सिर्फ वजूद में आ गई बल्कि हुकूमती उमूर भी चला रही हैं। साथ ही 5 साल के लिए पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी सदर बन चुके हैं और अब कल चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी हुक्मरान इत्तेहाद के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने कल का इलेक्शन रुकवाने की कोशिशें करने के बाद इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, क्योंकि 2 अप्रैल को बाकी असम्बली से सेनेट अरकान का इंतखाब हो गया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। इसीलिए सेनेट के 11 अरकान का इंतखाब नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के एलामे के मुताबिक कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के गैर आइनी इंतखाब का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। सेनेट में वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी के बगैर चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब गैर आइनी और नाकाबिल कबूल होगा। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ आज सेनेट सेक्रेटेरिएट और अदालत भी गई थी, मगर कोई अबूरी रिलीफ नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के 5 सेनेटर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, लेकिन इब्तदाई समाअत के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन तो नहीं रुकवाया, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। यानी अब कल ही चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद हुकूमती उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी की राह हमवार हो गई है, लेकिन अगर PTI बॉयकॉट ना भी करती तो मौजूदा सूरत हाल में भी यूसुफ रज़ा गिलानी को अक्सरियत हासिल थी। द न्यूज़ अखबार में आसिम यासीन की खबर के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को जिन सेनेटर्स की हिमायत हासिल होगी उनमें पीपल्स पार्टी के 24 सेनेटर्स हैं, नून लीग के 19 सेनेटर्स हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 सेनेटर्स हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 3 सेनेटर्स हैं, 1 नेशनल पार्टी का सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हैं। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को 54 सेनेटर्स की हिमायत हासिल होगी और अगर MQM के 3 और JUI के 5 सेनेटर्स भी यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत करते हैं तो फिर उन्हें 62 वोट मिलेंगे। अब एक तरफ जहां हुकूमती इत्तेहाद के लिए पार्लिमानी सतह पर कोई बड़ा चैलेंज नज़र नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कन्फ्यूजन बढ़ गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी जेल के अंदर से सख्त बयान दे रहे हैं, बराह रास्त नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की दूसरी क़यादत इस हवाले से मोहतात और मफाहमाना रवैया अपनाती नजर आ रही है। हफ्ते को इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सख्त बयान दिए और गैर मामूली तौर पर इमरान खान की गुफ्तगू उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी की गई। इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। साबिक चेयरमैन PTI का ये भी कहना है कि उन्होंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूँगा। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। उन्हें तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई गई। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ फीते काटते फिर रहे हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। जहाँ इमरान खान ने सख्त बयान दिए हैं, बराह रास्त जिम्मेदारी आयद की है, तो वहीं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। पॉलिसी अब भी यही है कि अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं और बात करनी पड़ेगी। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में कोर कमांडर हाउस गए थे और इस दौरान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इसी महीने यानी अप्रैल में ही इमरान खान की रिहाई के बयानात देते रहे हैं। साथ ही अब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लंबे अरसे से रूपोश रहनुमा मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और उन्हें दर्जनों केसेस में अदालतों से हिफाजती जमानत भी मिली है। इन रहनुमाओं में शिबली फराज, हम्माद अजहर, फैसल जावेद और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं और इन हालात में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में तो बज़ाहिर हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकेगी, मगर ईद के बाद सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है और दीगर जमातों के साथ मिलकर अलायंस बना चुकी है। तो क्या तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर हुकूमत को दबाव में लाकर इसे घर भेजने में कामयाब हो सकेगी? हम इसी हवाले से बात करेंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से। मोहम्मद अली साहब, क्या ये पॉलिसी है कि एक तरफ तो आला क़यादत आवाम में ये बयानियाँ रखे कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तहरीक इंसाफ, लेकिन जब हुकूमत मिल गई,
दावत मिली तो फिर कोर कमांडर हाउस पूरी काबीना के साथ वज़ीर आला मिलने भी चले जाते हैं, जिसकी सबसे पहले खबर खैबर पख्तूनख्वा के एक सहाफ़ी ने दी। अब बाकी रहनुमा तो सही से तस्लीम भी नहीं कर रहे थे। आपने इसको बाकायदा इसकी तस्दीक की कि कोर कमांडर हाउस गए थे, मुलाकात हुई और इसकी कुछ तफसील भी आपने सामने रखी। तो असल मकसद क्या है तहरीक इंसाफ का? बयानिया क्या होगा और हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो वाकया जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कोर कमांडर के पास अफ्तारी करने का, इसको एक तो गलत अंदाज में पेश किया गया। जो भी सहाफ़ी है, सहाफ़ियों में भी बाज़ जेन्युइन है और बाज़ नाम नेहाद हैं, उसने जो भी बयान दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उसने गलत फैक्ट्स जो हैं वो कोट किए हैं। हम कोर कमांडर हाउस नहीं गए थे। कोर कमांडर हाउस उस जगह को कहते हैं जहाँ कोर कमांडर की रिहाइश होती है। हमें कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो है, जहाँ जो 11 कोर का हेडक्वार्टर है, उसमें दावत दी गई थी अफ्तार की भी। और सिक्योरिटी सूरत हाल खैबर पुख्तनख्वा में और खैबर पुख्तनख्वा के इर्द गिर्द जो अफगानिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान में, और ये जो मुख्तलिफ वाकयात पिछले कोई 1.5-2 साल में हुए हैं जब केयर टेकर हुकूमत थी खैबर पुख्तनख्वा में, तो उस दौरान और जो फिर फौज ने सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम किए उस पर वो हमें ब्रीफिंग देने के लिए बुला रहे थे। फिर हम गए वहां पे, हमने उनकी दावत कबूल की। वैसे भी हमारी इस्लामी रिवायात में है कि अफ्तार की दावत या किसी भी मजहबी हवाले से जो दावत होती है उसको जरूर कबूल किया जाता है। हम गए और हमारी कोई फौज के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। और दूसरी बात यह जुनैद कि हम कोई इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में नहीं गए थे, हम पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर में गए थे और उनके साथ हमारे मुल्क की फौज है, यकीनन उनके साथ हमारे एक अच्छा ताल्लुक है, एक वर्किंग रिलेशनशिप है। वर्किंग रिलेशनशिप अगर हम खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत करते हैं, जिसका मैंडेट हमें खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने 8 फरवरी को दिया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम तमाम उन इदारों के साथ एक अच्छा फाल ताल्लुक रखें जो खैबर पुख्तनख्वा में मुख्तलिफ उमूर की इंजाम दही के जिम्मेदार हैं। सिक्योरिटी चूंकि फौज का काम है और केपी बहुत ही ज्यादा अरसे से गुज़श्ता कई सालों से दहशतगर्दी की इस लपेट में है, तो हम यकीनन फौज के साथ इस मामले में बातचीत करने गए। उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। हमारी हुकूमत को चूंकि आए हुए चंद दिन हुए थे, तो हमें बताया गया कि फौज ने अब तक सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए क्या किया है, आइंदा क्या इकदाम करने हैं, और कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप हैं या तंजीमें हैं जिनसे खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी का खतरा या खतरे का कोई कार्रवाई करने का एहतमाल है, और उसके लिए फौज क्या कर रही है। और दूसरा है कि हमारी हुकूमत यानी सूबाई हुकूमत और पाक फौज जो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन कैसे होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ये वो तमाम चीजें थी जिन पर बहुत अहम था कि हम इनको हमें फौज का नुक्ता नजर मालूम होता और हमारा नुक्ता नजर फौज के सामने आता। तो हमारे साथ आईजी पुलिस भी थे, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे और सीनियर सेक्रेटरीज भी थे, काबीना के अरकान भी थे। वहां कोर कमांडर साहब ने ब्रीफिंग दी, उनके रफाकाए कार, उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी। फिर साहब ने अपनी बात की। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई जिस तरह वो ट्वीट में आया कि हमने कोई इजलास वहां पे कोर कमांडर हाउस में किया और उनके घर हम गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। सारी इतलात गलत थी और जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी। अब सिर्फ पॉइंट ये है जी साहब, लेकिन जी सवाल कुछ अब आपने चूंकि काफी तफसील सामने रखी है, तो सवाल बनते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई के इल्म में था कि अब आपके वजीर आला और काबीना जा रही है वहां पर कोर हेडक्वार्टर मुलाकात करने के लिए? पहली बात तो यह है कि आपको भी पता है और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को भी पता है कि बानी पीटीआई कहां पे है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद एक तारीख पहले जब हमारी ये मुलाकात हो रही थी, तो उससे पहले बिल्कुल जो हमारे लोग, खासतौर पे हमारी काबीना के 2 अफराद वहां थे, उन्होंने वहां उनको बता दिया था कि हमें इस तरह दावत मिली है और ब्रीफिंग है और हम जा रहे हैं। बिल्कुल उनको पता है और उसके बाद भी उनको बताया गया, ब्रीफ किया गया कि उस मुलाकात में क्या हुआ और किन उमूर पर बात हुई। कोई भी काम बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर साहब का उनके साथ रब्ता है, मेरा अपना रब्ता है, मैं भी जेल जाता हूं, मैं भी उनको सूबाई मामलात पे ब्रीफ करता हूं और उनकी इंस्ट्रक्शंस लेता हूं और वो फिर गवर्नमेंट को कन्वे करता हूं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने फरमाया कि कोई हमारी लड़ाई नहीं किसी से, तहरीक इंसाफ की किसी से लड़ाई नहीं। आपके इल्म में है कि बानी चेयरमैन पीटीआई खाने में जहर मिलाने का इल्जाम किस पर लगा रहे हैं? फिर आपको ये इल्म में है? ये मैंने इल्म में इसलिए है कि मैं खुद ही वो शख्स हूं कि जिसने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी के हवाले से ये बात की थी कि उनका डॉक्टरी मायना करने के लिए खैबर पुख्तनख्वा के डॉक्टर्स की टीम को बनी गाला जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़ाई हमारी फौज के साथ है या फौज के साथ बतौर इदारा है। फौज के चंद अफसरान के साथ
इख्तिलाफ हो सकता है, बानी पीटीआई का इख्तिलाफ हो सकता है, उन अफसरान का हमारे साथ हो सकता है, हमारे रहनुमाओं के साथ हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इदारे के साथ ताल्लुक खराब है। इदारे के साथ हमारी बिल्कुल वर्किंग रिलेशनशिप है। पाकिस्तान की फौज है और जितनी कुर्बानियां पाक फौज इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर दे रही है, जितने शुहदा उनके लोग शहीद हो रहे हैं, जितने उनके लोग जख्मी हो रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने हम रोज उनको देखते हैं। तो इसलिए उनकी कुर्बानियों से और उनके फाल किरदार से और उनके अहम किरदार से कम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनकार नहीं करेगी। रह गई बात इस इख्तिलाफ की, यकीनन बानी पीटीआई के साथ हमारा मौक़िफ़ है कि ज्यादती हो रही है, कानून को गैर कानूनी तरीके से उनके मामले में इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी अहलिया को एक नाकर्दा जुर्म में वहां पे पाबंदे सलासल रखा गया है, कैद में रखा गया है। और वहां पर जब इस तरह की शिकायत कोई भी बंदा करता है तो ये अदालत का भी फर्ज है, हुकूमत का भी है और तमाम इदारों का फर्ज है कि वो उसकी तहकीकात करें। इसलिए हमने अपनी तरफ से खुद पहले मैंने कहा और उसके बाद हमारी वजारत सेहत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाकायदा खत गया, जिसमें हमने कहा कि उनकी जो टेस्ट हैं वो कराए जाएं ताकि हम मुतमईन हो कि उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही या उनको कोई जहर नहीं दिया जा रहा या कोई और प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल उसका इल्ज़ाम जिस तरह से लगाया गया है बानी चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, वो एक बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ बात है। अब सवाल आपसे ये करना है कि फिर जो आपकी जमात के फॉलोअर्स हैं, फॉलो करते हैं तहरीक इंसाफ को, उनमें से तो अक्सरियत समझती है कि आपकी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनके लिए फिर आपका क्या पैगाम है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है? हम प्रो पाकिस्तान हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के साथ है तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम की आज़ादी और तरक्की के खिलाफ है तो हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इससे ज़्यादा मैं और वजाहत से क्या बात करूं। मैं ये समझता हूं कि मैंने जैसे कहा, देखें इदारों में आपके अफराद के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं। हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी मोहतरमा बेटी जो हैं मरियम नवाज साहब, उन्हें तो जलसों में जर्नलों के नाम लेकर इख्तिलाफ। हमने तो जलसों में जो क्या कहते हैं इल्जामात हैं वो हमने कम से कम सबूत के साथ लगाए हैं। हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारी अहलिया जो है उनकी, इमरान खान साहब की वो कैद हैं आपकी, आप उनके टेस्ट करवाएं, उनका जो है सारी नतीजा सामने आ जाएगा। अगर जहर नहीं है तो हम मुतमईन, अगर जहर दिया जा रहा है तो फिर जो जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। तो हम तो खुल के आपने इस चीज की भी खुल के बात कर रहे हैं और रास्ता भी दिखा रहे हैं। आपने ये भी बताया कि आपने कहा हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की और फौज ज़ाहिर है सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा कर रही है, तो उनसे मिलना, सिक्योरिटी अमूर पर बात करना वो भी अहम है, ज़रूरी है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए क्या इसी तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि वफाक में जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर चले सूबे के मामला तय करने के लिए? आपकी जमात के अंदर जिस तरह का रवैया है कि असद कैसर साहब कहते हैं कि वफाक से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, फिर मोहम्मद अली साहब की जानब से, अली मोहम्मद खान साहब की जानब से कहा गया कि ऐसा करने से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर होंगे। तो इससे मुताल्लिक भी कोई पॉलिसी तय की गई है कि महाज आराई से ही चलना है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने वफाक के साथ, या फिर जो अहम मामलात होंगे सूबे के और वफाक के दरमियान उन पर मिल बैठने के लिए तैयार होंगे और किसी किस्म की रुकावट उसमें नहीं डालेंगे? कोई रुकावट नहीं है, कोई हमारा कोई जिद का या दुश्मनी का मामला नहीं है। इख्तिलाफ जरूर है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ताल्लुक है, देखें 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमें वोट दिया है, पीटीआई को दिया है, हमारे लोगों को वोट देकर हुकूमत बनाई है। हमारे पास ये हुकूमत जो है ये लोगों की अमानत है और हमने उस हुकूमत को इस अंदाज में चलाना है कि लोगों के मसाइल हल हों, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। उसके लिए अगर हमें वफाकी हुकूमत के साथ मामलात करने पड़े, बैठना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और इसका सबूत मैं अब आपको देता हूँ। हमारी हुकूमत आते साथ ही कुछ दिनों के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद गए, वजीर आजम से मुलाकात की। बावजूद इसके कि हम रिकॉर्ड पे ये कहते हैं और आज मैं भी कहता हूँ कि वजीर आजम को हम सही वजीर आजम नहीं मानते, हम इनको फॉर्म 47 का वजीर आजम मानते हैं। उसके बावजूद हम गए और उनसे मुलाकात भी की, सूबे के मसाइल पे भी बात की। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल साहब के साथ दोबारा इस बात का इरादा किया गया और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम सूबे के मामलात हल करेंगे। आपको फंड्स और आपके बकायाजात 115 अरब रुपए हमारे बकायाजात हैं, वो हमें उनमें से हमें कुछ भी मिले तो हमारा काम चल पड़ेगा। और ये उन्होंने वादा किया लेकिन अब तक वादे को पूरा नहीं किया। फिर SIFC का इजलास आया इस्लामाबाद में, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर वहां गए, वहां फिर उन्होंने उस इजलास में शिरकत की, ताउन का यकीन दिलवाया। हर मामले पर हमने
वफाक के साथ ना सिर्फ ताउन किया है बल्कि आइंदा भी करेंगे। लेकिन अब छोटा सा मसला देख लें, हमारे ठीक है साहब, आपके जायज़ मुतालबात हैं जिसकी जी जो जायज़ मुतालबात हैं सूबे के वाजिबात हैं उसकी आप बात करें। वो चाहते हैं आपके वफाकी हुकूमत हल भी करे मसला, लेकिन उसी वफाकी हुकूमत को आपकी जमात इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर गिराना भी चाहती है। जो ग्रैंड अलायंस और एहतजाज का फैसला कर रहे हैं उसका मकसद क्या होगा? माजी में इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा धरना दिया, उस वक्त तो सब इदारे भी उनके साथ थे, फिर भी हुकूमत तो वो नहीं गिरा सके थे। आपकी हुकूमत के खिलाफ भी जो धरना दिया गया था उससे भी हुकूमत नहीं गिरती। वाहिद जो कानूनी और आईनी रास्ता है वो तो तहरीक अदम एतमाद के जरिए से वज़ीर आज़म को हटाया जाए या उनकी जो हुकूमत है उसमें तब्दीली की जाए। क्या मकसद है फिर तहरीक इंसाफ का सड़कों पर आकर एहतजाज करने का? हुकूमतें तो नहीं गिरती इससे। देखें, एहतजाज चाहे सड़कों पे हो, चाहे पार्कों में हो, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, वो एहतजाज जमहूरियत का एक हिस्सा है। हम उसी हक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करने का हमने ऐलान किया है और हमारा बुनियादी मकसद फॉर्म 47 के जरिए कायमशुदा हुकूमत है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म की बेज़ाब्तगी की है और जिस तरह के नताइज मुरतब हुए हैं उन पर ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों को भी वो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून जो कि एक बरसर इक़्तिदार जमात है जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनके अपने लीडरान राना सनाउल्लाह को देख लें, जावेद लतीफ साहब को देख लें, वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये सब कुछ हमें प्लेट में रख के दिया गया और तहरीक इंसाफ के साथ तो बैरिस्टर साहब फिर इस पॉलिसी के तहत जी बैरिस्टर साहब इस पॉलिसी के तहत और एहतजाज के अलावा हमारे पास तो क्या ऑप्शन है? तो फिर इस पॉलिसी के तहत 21 अप्रैल के इंतखाबात में आपकी जमात शिरकत करेगी ज़िमनी इंतखाब में या उसका बॉयकॉट करेगी? जो केपी में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनका तो हम उनमें हम हिस्सा ले रहे हैं जी। जो मुल्कगीर जो नशिस्तें खाली हुई हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 21 अप्रैल को 21 नशिस्तों पर इंतखाब होना है, उसका मजमूई तौर पर क्या आप बॉयकॉट करेंगे, उसमें शिरकत करेंगे? नहीं, देखें उन नशिस्तों पे तो हमारा अभी तक तो मौक़िफ़ यही है मेरी मालूमात के मुताबिक हम हिस्सा ले रहे हैं और केपी में भी ले रहे हैं, बाकी जगहों में भी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क भर में शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, ऐसे में कराची के शहरी मुकम्मल तौर पर डाकुओं और कातलों के रहमो करम पर हैं। शहर का कोई इलाका, कोई सड़क लुटेरों से महफूज नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जराइम की इस नई लहर में डाकू दलेरी के साथ शहरियों को कत्ल भी कर रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। आदात व शुमार के मुताबिक कराची में सिर्फ रमज़ान में डकैती मज़ाहमत पर 18 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके साथ ही रवां साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 57 हो गई है। शहर में एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6780 वारदातें हुई। एक माह में 20 गाड़ियाँ छीनी गईं और 130 से ज़्यादा चोरी की गईं। 830 मोटरसाइकिलें छीनी गईं और 4200 चोरी की गईं। इसके अलावा एक माह में मोबाइल छीनने की 1600 के करीब वारदातें हुई हैं। सिर्फ आज ही के दिन डकैती मज़ाहमत पर कराची में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया और डाकू उनसे 1 करोड़ 26 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। इस सूरत हाल में MQM ने कराची को 3 माह के लिए फौज के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने एक बयान में कहा कि वज़ीर दाखिला सिंध बताएं कि किसने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में संजीदा नहीं है। मुतालबा करते हैं कि शहर को 3 माह के लिए फ़ौज के हवाले किया जाए। MQM कराची में फ़ौज बुलाने का मुतालबा कर रही है, जबकि नौमुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया गया तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना देंगे। जबकि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए एक बयान में कहा है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। साल 2023 में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के हज़ारों मुकदमात दर्ज किए और 2023 में स्ट्रीट क्राइम के दौरान 100 से ज़्यादा अफराद की जान गई। रवा साल की पहली छमाही में भी कराची में क्राइम की वारदातें हो रही हैं। साल की पहली छमाही में बढ़ते जराइम का मसला हल करने में हुकूमती नाकामी हैरान कुन है। माशी मायूसी, बेरोज़गारी जैसे बुनियादी अवामिल को भी फौरी हल करने की ज़रूरत है। कराची के शहरियों के लिए ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ यकीनी बनाने के लिए अमन व अमान फौरी बहाल किया जाए। ऐसे में कराची पुलिस चीफ का बयान सामने आया है कि कराची में दीगर शहरों की निस्बत कम मुकदमा दर्ज होते हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध ने जराइम से निपटने में पुलिस को शाबाश दी है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल IG कराची इमरान याकूब समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में एडिशनल IG कराची ने कहा कि कराची में रोज़ाना 166 मुकदमात होते हैं जो दीगर बड़े शहरों से कम हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया में छापा मारकर 2 अफराद की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाश दी और कहा कि पुलिस इस तरह के बेहतरीन काम करेगी तो क्राइम ख़त्म होगा।
पुलिस की मेरी तरफ से हिम्मत अफजाई करें। कराची पुलिस अच्छी फोर्स है, उम्मीद है कराची पुलिस बेहतरीन काम करके जराइम का खात्मा कर देगी। इसके अलावा 2 दिन पहले कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बेअमनी की सूरत हाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में सूबाई इंसाफ कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी कानून, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और DG रेंजर्स सिंध और दीगर आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि कोई कितना भी ताकतवर हो उससे रियायत ना बरती जाए। अमन अमान को ख़राब करने वाले जितने भी ताकतवर हों उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। 15 दिन में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि पुलिस ने अपने तौर पर हिकमत अमली बनाई है। कभी उम्मीद है कि हम इस पर काबू पा लेंगे। पिछले 5-6 दिनों में काफी जो क्रिमिनल्स हैं उनको पुलिस ने मारा भी है, काफी अरेस्ट भी हुए हैं और पुलिस आपको नजर भी आ रही होगी रोडों पर। काफी केसेस ऐसे हैं जिस पर पुलिस वर्क कर रही है हमारे ऑफिसर, उसमें हमें कामयाबी भी हुई है। पुलिस ने अपनी तौर पर स्ट्रेटेजीज भी की हुई है और वो वर्किंग भी हो रही है। सभी उम्मीद है अपने पुलिस ऑफिसर्स पर और रेंजर्स पर और हमारी जो भी यहाँ पर वर्किंग कर रही हैं मुख्तलिफ एजेंसीज, उन पर भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद किया और कहा कि कराची में चोर और पुलिस दोनों गैर मकामी हैं। स्ट्रीट क्राइम को मामूली कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। जराइम की रोकथाम की जिम्मेदारी जिस पुलिस वालों की है, पुलिस के इदारे की है, उसका ताल्लुक इस शहर से ही नहीं, वो इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। कराची के हालात के बारे में हम मोहतात अंदाज में हमेशा कहते रहे कि इसका मसला यही है कि चोर और सिपाही दोनों इस शहर के नहीं है। 16वां साल है वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास। ईदी के कलेक्शन के लिए नहीं जाए पुलिस जाए मुजरिमों को पकड़ने के लिए। वजीर दाखिला साहब आंखें खोलें, मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें और जब जबान खोलें तो दिमाग को भी खोलें अपने। ये कहना कि आम से स्ट्रीट क्राइम है, ये आम से स्ट्रीट क्राइम कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। लंजार साहब को तो नहीं पता, मुराद अली शाह साहब आपको तो पता है यहाँ पर क्या चीजें किस तरीके से हो रही हैं। बात करेंगे प्रोग्राम में MQM के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी से ही। फैसल साहब शुक्रिया आपके वक्त का। अब खुशाइन बात तो ये कि कुछ जमातों ने आवाज़ उठाई है और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया और उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की, वरना कराची में तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, ख़ासतौर पर जिसके पास इक़्तिदार हो। क्या हिकमत अमली होगी आपकी जमात की? क्या दूसरी अपोजिशन जमातों से भी आप बात करेंगे हुकूमत के साथ बैठ कर उससे ये काम करवाने के लिए कि कराची में जराइम के ख़ात्मे के लिए कुछ किया जाए, ना कि ये कि मवाजना किया जाए कि दूसरे शहर में तो कम है या ज़्यादा है, हमारे शहर में तो कम है और इतने हैं नहीं जितने के बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया जुनेद। पहली बात तो ये है कि देखें कराची पुलिस चीफ भी एक अच्छी रेपुटेशन वाले अफसर हैं, लेकिन ये वाली बात मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उनको जितने भी ये फिगर्स दिए हैं, हो सकता है मुकदमात कम दर्ज होते हों, लेकिन कभी जाके थानों का हाल तो देखें। कोई शरीफ आदमी जाना चाहता है थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराने और मुकदमा दर्ज करा दे गलती से, तो कराची पुलिस उसके साथ करती क्या है? तो इसलिए तो लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि वो मुकदमा दर्ज ना करवाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए मैंने तो ऐलान किया है अपनी जमात की जानिब से कि हम अपने MPAs और MNAs जो कराची से मुंतखब हैं उनको अवाम में भेज रहे हैं और हम अपने कारकुनान और अपने अवामी नुमाइंदों के अवाम के साथ इंगेज करके हम नेबरहुड वॉच सिस्टम शुरू करना चाहते हैं कराची में, कि जहां महल्ला कमेटियां हों, जहां बैरियर लग सकें वहां बैरियर लगें, जहां चौकीदारी निज़ाम हो चौकीदारी निज़ाम हो और उसको पुलिस की और रेंजर्स की तायद और हिमायत हासिल हो। ये कोई पैरेलल सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस और रेंजर्स की फैसिलिटेशन के लिए होना चाहिए। उसमें हुकूमत को ताउन करना चाहिए। हम तो हुकूमत को दस्ते ताउन बढ़ा रहे हैं ताकि इन जराइम की सरकोबी की जा सके और इसमें खातिर खा कमी की जा सके। हमें पुलिस के साथ साथ सिंध हुकूमत से ये सवालात हमने उठाए हैं कि जनाब इनकी प्रोफाइलिंग तो होती है ना, ये जितने भी मुजरिम हैं जो पकड़े जाते हैं, हम सुनते हैं पकड़े गए, उसके बाद छूट भी जाते हैं अदालतों से, चंद महीनों में छूट जाते हैं, कोई साल में छूट जाता है। प्रोसिक्यूशन क्या करती है? प्रोसिक्यूशन क्या उनका मुकदमा दुरुस्त तैयार करती है? क्या प्रोसिक्यूशन उनके रिहा होने के बाद अपील में जाती है? क्या सिंध का महकमा दाखिला ये देखता है कि इन मुजरिमों के जो कि डकैतियों में, रहजनी की वारदातों में लोगों को मारते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जामिन कौन लोग हैं? आया उनका कोई घरवाला है या एक ही आदमी है जो
12-12, 13-13 डकैतों का जामिन है। ये सारी की सारी चीज़ों को जब तक कनेक्ट नहीं किया जाएगा, इट्स अ मल्टी बिलियन रुपीज़ इंडस्ट्री। ये ऐसा नहीं है आइसोलेटेड। वजह उसकी ये है कि डकैत मोबाइल तो छीन लेता है और उसको 20,000 10,000 मिल जाते होंगे, वो मोबाइल कहीं खरीदा जाता है और ख़रीद के वहाँ बेचा जाता है। मोबाइल आपने आदादो शुमार चलाया कि 4,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें छीन ली गई हैं, चोरी हो गई हैं और सैकड़ों छीन ली गई हैं। ये छीनने के बाद, चोरी होने के बाद कहीं इनको या तो इसके कल पुर्जे निकाल के बेचे जाते हैं या वैसे ही मोटरसाइकिल बेच दी जाती है। ये इंडस्ट्री है। ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं, नेबरहुड वॉच की बात कर रहे हैं, जहां ये तवक्को की जाती है शहरियों की तरफ से कि सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट कराची में हो, जदीद CCTV कैमराज हों, कंट्रोल रूम्स हों, फेस रिकग्निशन की सहूलत को इस्तेमाल किया जाए। कहाँ ये तवक्को और कहाँ ये मंसूबा के नेबरहुड वॉच के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकेगा जराइम को? इससे नहीं, कतन नहीं किया जा सकेगा उस तरीके से जिस तरह होना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। और कराची जो कि मुल्क का मुआशी इंजन है, कराची जो कि सूबे के 80 से 90% रेवेन्यूज़ कमा कर देता है, उसकी सूबाई हुकूमत असल में उसको रिप्रेजेंट नहीं करती उस तरीके से, नुमाइंदगी उसकी नहीं है। और इसकी वजह से वो हसासियत ही नहीं है उनके फ़ैसलों में, और फ़ैसलों पर जब अमल दरामद होना चाहिए तो उसमें आपको वो सेंसिटिविटी नज़र नहीं आती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो ई पुलिसिंग होनी चाहिए, यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए और डेटा की बुनियाद के ऊपर मुजरिमों का पैटर्न, उनकी कमी गाहें, उनके सपोर्ट में कौन लोग हैं, वो छूट कैसे जाते हैं, सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा ना जुनेद। और देखिए, लंजार साहब को वजीर दाखिला बने हफ्ता 10 दिन हुए होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 16 सालों से वजारत दाखिला है। ठीक है, निगरान हुकूमत 4-6 महीने रही होगी, लेकिन भाई 16 साल से आपकी हुकूमत है, आपका वजीर दाखिला है, आपकी मर्जी के अफसरान लगते हैं, आपकी मर्जी के अफसरान प्रोमोट होते हैं, पोस्टिंग होती है, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए हमने मुतालबा किया है, और सिर्फ मुतालबा नहीं किया, हम इस पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैं ये जो कराची बदमनी केस है उस पे इंप्लीमेंटेशन का क्या हुआ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, तो उसके बाद क्या हुआ, रेंजर्स के पास जो इख्तियारात दिए गए हैं, डीजी रेंजर्स से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जो इख्तियारात हैं, अगर अमन आमा और दहशतगर्दी की सरकोबी के लिए, ये दहशतगर्दी हो रही है कराची में खुली, लोगों को मारा जा रहा है। मैं क्या करूं अगर हम के साथ ना निकलो, थाने के बाहर खड़ा हूं? जी आपकी जमात के स्टेक की बात कर लें तो फिर विफाक से जो ताल्लुक है उस हैसियत में क्या कर सकती है? क्योंकि आपकी विफाकी हुकूमत से बात हुई है, वज़ीर आज़म से, चूँकि आपने कहा भी था कि अगर इस तरह की सूरत हाल रही तो हम हुकूमत छोड़ भी सकते हैं, फिर तो विफाक क्या किरदार अदा कर सकता है आपके मुतालबे में? चूँकि हम जब इंतखाबी माहौल में थे तो ये बात कर रहे थे कि MQM कराची से नशिस्तें हासिल करेगी तो वो कराची की बेहतरी के लिए ज़्यादा जज्बे से काम कर सकेगी, तो अब क्या काम करवा सकती है विफाकी हुकूमत से MQM? देखिए, मेरी बिलावल भुट्टो साहब से भी दरख्वास्त की है मैंने कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला को कहें कि इस पे फ़ालियत के साथ मैं पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा कि वो ये करवा रही है, लेकिन इसको ये जराइम होने से रोकना उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। अगर आपको नहीं भी वोट मिले कराची से, कराची आपकी हुकूमत का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है आपको ये काम करना है। और मोहसिन नकवी साहब से मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी, बावजूद नहीं हो सका। उम्मीद है कि कल सुबह उनसे मुलाकात होगी तो हम उनके सामने ये मुतालबा रखने जा रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाएं कराची, वज़ीर आला सिंध साहब के साथ बैठें, डीजी रेंजर्स हों, पुलिस के अहलकार हों, इंटेलिजेंस के हुक्काम हों, और कराची से मुंतखब तमाम लोगों को बुलाएं, वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हों, मेयर कराची को बुलाएं और कोई सिस्टम तरतीब दें जहां आप ये टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर करें, वहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर करें। शहरियों को लगे कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे लिए कुछ सोच रही हैं। कराची के नालों की सफाई के लिए अगर वफाकी हुकूमत और इंटेलिजेंस हुक्काम आकर बैठ सकते हैं तो कराची से मुजरिमों की सफाई के लिए भी सबको आके बैठना पड़ेगा। जी नहीं, वो IG के लिए तो पूरा लड़ी है सूबाई हुकूमत, और वज़ीर आला भी विफाक से इस मामले पे इतना जज्बा उनका अभी तक नज़र नहीं आया। फैसल साहब, आपकी जमात के लोगों ने भी कहा, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि 3 महीने के लिए फ़ौज के हवाले कर दे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा है मखदूम जमील-उज़्ज़मा, उन्होंने भी कहा कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त करते हैं कि वो कराची में जराइम बहुत बढ़ चुके हैं तो फ़ौज आके इस मसले का हल निकाले। यही हल होना चाहिए क्या? इस तरह से मुमकिन होगा? देखिए, हल तो पुलिस ही है ना, लेकिन पुलिस नहीं कर पा रही थी तो फिर रेंजर्स आई
और कई दहाइयों से रेंजर्स है, और स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए हमने तो देखा है कि कराची में फौज ने ऑपरेशन किए हैं। इतनी किलिंग्स हो जाएं तो सब मीडिया से लेकर सियासी जमातें सब जगह ये एक शोर मचता था, हाहाकार होती थी कि कराची में एक दहशतगर्दी हो रही। आज भी कराची दहशतगर्दी का शिकार है, इसलिए जिसका और जिन इदारों का वो काम है अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फौज से मदद लेने में कोई मज़ाक़ा तो नहीं है। मुझे कराची के शहरी के तौर के ऊपर मेरे बच्चे जब जाते हैं कराची घर से बाहर तो मुझे ये सुकून चाहिए कि मेरे बच्चे सही सलामत आ जाएंगे। कराची के शहरी इस सुकून से बिल्कुल हमारे पास ये सुकून नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी है उनको ये सुकून देना। बतौर सियासी कारकुन मेरी जिम्मेदारी है रियासत तक की आवाज़ पहुंचाना, उठाना, और हम उठाते रहेंगे। और हमारे मुतालबात कोई इसको कहीं कहे जमहूरी या गैर जमहूरी, जिसके बेटे की लाश चली गई है उससे पूछें कि उसको जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। फैज़ साहब, कल जो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब है उसमें वोट देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को आप? जी, अभी तक तो नुमाइंदगी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की आई है। किसी और दीगर नुमाइंदे ने हमारे सामने अपनी ना सिर्फ ये कि उम्मीदवार होने का ऐलान भी नहीं किया अभी तक, और ना हमसे मदद और मुआवनत मांगी है। डिप्टी चेयरमैन की भी आपके इल्म में है अभी तक कोई उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं, तो जैसे ही सामने आएंगे तो फिर हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे। सुबह तो पहले ओथ है, तो उसके बाद फिर देखते हैं दोपहर में हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी। फैसल सब्ज़वारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आला के जजेस को भिजवाए गए खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट CGD को मौसूल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को लिखे गए खतूत की राइटिंग मैच हो गई है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही शख्स की है। रेशम, रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे हैं। CTD के ज़राए के मुताबिक तीनों अदालतों को भिजवाए गए खतूत एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए और इसका एक ही मास्टरमाइंड है। जजेस को खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने ख़रीदा। CTD ज़राए का कहना है कि खतूत में मौजूद आर्सेनिक कहाँ से ख़रीदा गया इसके भी बहुत करीब पहुँच चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को, फिर सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मिले थे। ऐसे खतूत आला अदलिया के 24 जजेस को मौसूल हुए थे जिनमें मशकूक पाउडर पाया गया था। हुकूमत ने इस हवाले से जामे तहकीकात का ऐलान किया था। मुकदमा दर्ज हुए, तहकीकात शुरू हुई और अब इस हवाले से तफसील सामने आ रही है कि तमाम खतूत एक ही शख्स ने फ़र्जी नामों से लिखे और एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।